दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस यानी कि बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हम क्लास 10th वालों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ की आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप पर जो क्वेश्चन है वही आपको हम सॉल्व करवाएंगे आज, जिसमें से कुछ क्लासें आपकी पहले हो चुकी हैं। यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो क्लास देखिएगा, फिर इसके बाद आप इन क्लासों को देखिए, जिससे कि जो भी आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को आप दूर कर सकें और अच्छे सवाल सॉल्व कर सकें। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस टाइप से आप करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, और ये आपके टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपके पेपर में आते जाते रहते हैं, 101% है ये क्वेश्चन आपका आएगा। निम्न चित्र में पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखो पीटी आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण पी ए क्यू बराबर 30 अंश, कोण पी ए क्यू बराबर कितना है आपका 30 अंश, यानी कि जे वाला कोण 30 अंश है, तो कोण क्यू पी टी का मान ज्ञात करो। क्या करना है, क्यू पी और टी, यानी कि आपको जे वाला कोण ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनो, तो इस वाले कोण को हम कैसे निकालेंगे। कोण क्यू पी टी, इस वाले कोण को आपको निकालना है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो हमने कहा था कि किसी, इसमें एक चीज और आप याद रखना है कि यदि स्पर्श रेखा पर या फिर स्पर्श रेखा से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा से यदि कोई कोण, कोई जीवा यदि ऐसी निकल रही है, कोई जीवा अगर कोण बना रही है तो आपको कितने अंश का कोण बनना है, 30 अंश का कोण यदि जे है तो 30 अंश का कोण आपका जे है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं 30 अंश का कोण। अगर आपको ऐसा नहीं लगाना है तो एक चीज और देखो, एक चीज और है कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का कैसा होता है, दोगुना होता है। तो कैसा, अपनों केंद्र पर निकालना है, तो केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बराबर होता है परिधि पर बना कोण। थोड़ी इसको नीचे लिखेंगे हम, पर ये सवाल आपका 100% पेपर में आने की संभावना है वृत्त से संबंधित। केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण बराबर रहेगा परिधि पर बने कोण का दोगुना। तो केंद्र पर कौन सा कोण, पी ओ क्यू, कौन सा कोण पी ओ क्यू बराबर रहेगा परिधि पर बना कोण। परिधि पर कौन सा बना, जी वाला, जी कहलाती है परिधि, पी ए क्यू। तो कोण पी ए क्यू गुणा में 2, तो कोण पी ए क्यू का मान कितना है 30 अंश, कितना है आपका 30 अंश, तो गुणा में 2, 30 दूनी 60 अंश है, कितना है 60 अंश। कोण पी ओ क्यू बराबर कितना निकल आया आपका 60 डिग्री का कोण निकल आया, कौन सा, जी वाला कोण। अब अपन को चाहिए तो कौन सा है, जी वाला। तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये देखो त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, ये त्रिभुज, त्रिभुज बन रहा है। और त्रिभुज बन रहा है तो आपको एक प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए, कौन सी, त्रिभुज की दो भुजाओं
त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं बराबर, देखो हम बताएं। इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं हमें बराबर दिख रही, कौन सी, एक जी वाली भुजा और एक जी वाली भुजा। क्यों दिख रही जी वाली भुजा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं हैं आपकी वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या तो बराबर है, केंद्र से परिधि तक की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की त्रिज्या। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस वाली भुजा के सामने का कोण जे और इस वाली भुजा के सामने का कोण जे, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। बराबर का मतलब x इसको मान लो और x इसको मान लो, तो अपन इसका निकाल सकते हैं। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इधर पर कर लीजिए, लिख दें त्रिभुज कौन सी मिलेगा, त्रिभुज OPQ में, कौन सी में, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 है। अब देखो प्रॉपर्टीज कई लग रही हैं, आपको पता होगी, कोण O प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर में 180 है। तो कोण O का मान कितना निकल आया आपका, 60 है, और कोण P का मान कितना है, x अंश, कोण Q का मान है x अंश। x कितना हो गया आपका 2x, 60 को पक्षांतर कर दो तो कितना निकल आया 60, एक 60 चले गए, 120 बचे, 2 से काट देंगे तो 2 छक्के 12, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60 अंश, कितनी आ गई आपकी 60 अंश, x की वैल्यू आपकी 60 अंश। अब x की वैल्यू 60 अंश आ गई है, देखो इसको जी वाला 60 अंश का निकल आया, जी वाला 60 अंश का। अब आपको जी करना है कि एक सीधी रेखा मतलब स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर हमने क्या है, एक हमने त्रिज्या डाली जी। तो जब हम त्रिज्या डालते हैं स्पर्श रेखा पर, अगर हम त्रिज्या डालते हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश। कितना होगा, 90 अंश का कोण बनता है। हमने आपको बताया था कि स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पर हमने ये वृत्त की त्रिज्या डाली तो जी आपकी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितनी डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। तो आपका जो एक्स जी वाला कोण और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। तो यानी कि कोण OPQ प्लस में कोण QPT, ना QPT प्लस में कोण QPT, इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 है। अब इसमें से जी वाला कोण कितना निकल आया आपका 60 डिग्री का, कितना निकल आया 60 डिग्री का 90 अंश। 60 को पक्षांतर कर दो तो कोण QPT बराबर 90 माइनस 60 है, तो 90 माइनस 60 आ गया, तो कितना निकलेगा 90 माइनस 60, 30 डिग्री। कितना निकलेगा 30 डिग्री। तो आप चाहे ऐसी लगा लो और चाहे आपकी एक प्रॉपर्टीज और है, कौन सी, डायरेक्ट वाली। कैसे, यदि कोई स्पर्श रेखा पर कोई जीवा अगर हम खींचे, जीवा डालें, तो उस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण स्पर्श रेखा पर बनाया गया कोण का संगत कोण होता है। ठीक है ना, तो ऐसे 30 अंश का जी तो 30 अंश का जी रहेगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा समझ में तो आप पहले इधर से निकालें केंद्र का कोण, केंद्र से निकालने के बाद त्रिभुज के तीनों कोणों
तीनों कोण निकालने। क्यों? क्योंकि ये समुद्री बाहु त्रिभुज है। समुद्री बाहु त्रिभुज यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपको पता होगी। तो हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकाल ली मतलब x का मान j और g निकाल लें। अब हमें पता है कि स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या अगर लंब होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितनी डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री कोण। तो यानी कि जो x अंश और जो QPT इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 अंश। इसका मान 60 है। 60 को हम पक्षांतर करेंगे तो 90 माइनस 60 कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है ना? इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। और आपका एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे आप? सिद्ध कीजिए, त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन भी आना ही है सिद्ध करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बटे में sec थीटा माइनस 1 और माइनस के tan थीटा बटे में sec थीटा प्लस के 1 बराबर में 2 cot थीटा। सबसे पहले आप क्या लेंगे? LHS। क्या लेंगे आप? सबसे पहले LHS। LHS आप लेंगे। LHS मतलब होता है J राइट लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो हमने ले ली LHS पर tan थीटा बटे में sec थीटा माइनस 1 tan थीटा बटे में sec थीटा प्लस 1। ठीक, sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1 क्या करना है? इसका आपको लासा लेना है। sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस में 1। अब देखो sec थीटा माइनस 1 से sec थीटा माइनस 1 कट गया, का लेंगे लासा और sec थीटा प्लस 1 का गुणा करेंगे अपन tan थीटा में। tan थीटा में करेंगे तो क्या होगा आपके पास? आप समझ सकते हैं कि sec थीटा माइनस 1 लगा तो tan का पहले sec में होगा फिर 1 में होगा। तो यानी कि sec थीटा इंटू tan थीटा और tan थीटा का एक में गुणा करेंगे तो प्लस में tan थीटा। अब पुस्तक बंद। sec थीटा प्लस का भाग देंगे इसमें तो sec थीटा प्लस से sec थीटा प्लस करेंगे, क्या बचा? sec थीटा माइनस की 1। तो क्या होगा? माइनस के tan का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा? sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा ये कम tan थीटा 0 हो गया। अब माइनस का अंदर गुणा करो इधर का तो क्या होगा आपके यहाँ पर? sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस में tan थीटा माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो sec थीटा इंटू tan थीटा और माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस के tan थीटा बटे में। नीचे का बन रहा है, नीचे भी तो आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एक का वर्ग करेंगे एक ही आएगा आपका। और आगे देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा ये आपका है। तो इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस के हैं और ये प्लस के जी कटेगा। क्या बचा? tan थीटा tan थीटा एक tan थीटा कितने हो गए? 2 tan थीटा कितने हो गए आपके? 2 tan थीटा बटे में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होता है tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका? tan स्क्वायर थीटा वर्ग से tan कट गया यानी tan स्क्वायर थीटा का अंदर क्या होता है? tan थीटा इंटू tan थीटा। अब आप समझ सकते हैं ऊपर बचा आपका 2 और नीचे बचा 1 बटे में क्या बचा? tan थीटा क्या बचा? tan थीटा। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1/10 का होता है cot थीटा। तो 2 cot थीटा आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, भिन्न जगह सॉल्व करके गए, जहां फॉर्मूला बना उसका हमने फॉर्मूला को खोला और फॉर्मूला को खोल करके सॉल्व किया। आपका क्या आ गया? 2 cot थीटा क्या आ गया? RHS क्या आ गया आपका? RHS। और आप जब ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि RHS तो इसमें आपको क्या करना है? लास्ट में लिख देना है LHS बराबर में RHS। LHS बराबर में RHS जी आप करके इति सिद्धम आप इधर पर लिख सकते हैं। इति सिद्धम ठीक इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सवाल उतारिए, LHS लीजिए, लासा लीजिए, लासा लेकर के सॉल्व करिए। प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गया, ऊपर एक tan कितने होगा? 2 tan थीटा
कितने होगा 2 tan थीटा बटे में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर थीटा, एक tan से एक tan कटेगा, क्या बचा नीचे अब एक tan, 2 गुणा 1 tan थीटा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक महीने 2,000 रुपए की करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या करिए, उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस टाइप से इसका आंसर निकालना है। तो हमें इसमें क्या करना है, हम आपको यदि एक फॉर्मूला बता दें तो आय बराबर आपका फॉर्मूला होता है आय बराबर खर्च प्लस में बचत। यानी कि आपकी जो भी आय होगी तो इसी आय में से आप कुछ खर्च करेंगे और इसी आय में से कुछ आप बचा करके रखेंगे। तो आय बराबर हो जाता है खर्च प्लस में बचत। तो आप आय क्या है, आय का अनुपात है 9:7। तो अपन इनके पीछे क्या मान लो, x मान लो। तो इधर पर हम लिखेंगे पहले व्यक्ति की आय, पहले व्यक्ति की आय हो गई आपकी कितने को 9x। जब अनुपात में कोई चीज होती है तो अनुपात को हम काय में रख लेते हैं, उसके पीछे कांस्टेंट संख्या x मान लेते हैं। ठीक, x मान लो, y मान लो, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। दूसरे व्यक्ति की आय देखो, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी 7x। कितनी हो गई आपकी 7x। दूसरे व्यक्ति की आय हो गई 7x, यानी कि पीछे मैंने x मान लिया। अब भी कह रहा व्यय मीन्स होता है खर्च, आपको पता है खर्च का अनुपात है आपको कितना 4:3। तो अपन इधर पर क्या लिखेंगे, पहले व्यक्ति का खर्च, अपन ने आय को मान लिया x और खर्च को मान लो क्या y। 4:3 है तो पहला व्यक्ति है तो अपन इधर पर क्या करेंगे 4x, क्या करेंगे अपन लोग 4x, सॉरी 4x नहीं 4y करेंगे। क्या करेंगे 4y, क्यों, खर्च को मान लो y के फॉर्म में और आय को मान लो x के फॉर्म में। अब दूसरे व्यक्ति का खर्च देखो, दूसरे व्यक्ति का खर्च 4y है तो अपना कितना y बन जाएगा 3y। कितना y बन जाएगा 3y बन जाएगा, यानी कि जी हो गया आपका खर्च। अब प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा रहा, प्रति महीने 2,000 रुपए की बचत करता है। यानी पहला व्यक्ति भी 2,000 बचा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 2,000 बचा रहा है। तो अब यहां से हम समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो हम समीकरण बनाएंगे क्या, आय कितने है आपकी, पहले व्यक्ति प्रश्नानुसार, ऐसे चलो प्रश्नानुसार, यानी कि पहले व्यक्ति की आय है 9x, आय है इतनी, खर्च कितने कर रहा है पहला व्यक्ति 4y, कितना कर रहा है 4y। तो अगर हमने 9x हमने कमाए हैं, 4y हमने खर्च कर दे तो बराबर में कछु बचे पैसा के नहीं बचे, वो बचे कितना बच रहा है, प्रति महीने 2,000 की बचत कर रहा है। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक व्यक्ति, तो 2,000 रुपया बचा रहा है कौन, पहला व्यक्ति। अब इसी तरीके से जो बनेगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से दूसरे व्यक्ति की बात करो, दूसरा व्यक्ति कितने कमा रहा है 7x, दूसरा व्यक्ति की आय कितनी है 7 है, खर्च कितना कर रहा है 3y। तो अपन 7x कमा रहे हैं, 3y खर्च कर रहा है, तो कितना बच रहा है 2,000 रुपया। क्यों, उसमें कह रहे हैं कुछ बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन चल रही होगी कि भैया एक बार तो दे रहा है 2,000 आपने, तो इसके लिए भी 2,000 लग रहा है, इसके लिए तो भैया पहलो व्यक्ति भी 2,000 बचा रहा और दूसरो व्यक्ति भी 2,000 बचा रहा है। तो अपन को क्या करना है, तो वे कह रहे थे उनकी मासिक आय ज्ञात करना और आंकड़ों से रैखिक समीकरण युग्म बना। तो ये रैखिक समीकरण बन गए हैं, उन्हें विलोपन विधि से हल करो, तो हल को सत्यापित करो। तो भैया इसको क्या कर दो, अपन विलोपन विधि से हल करो। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर दो, किसी एक
प्रत्येक पद को विलुप्त कर दो, चाहे x वाले पद को विलुप्त कर दो और चाहे y वाले पद को विलुप्त कर दो। विलुप्त का मतलब क्या है, या तो x के मान x से कर लो या y के मान x से कर लो। तो हम कर रहे हैं y के मान। तो देखो समीकरण 2 के जो भी y का गुणांक है इसका गुणा कर दो इसमें, समीकरण 1 में, तो इसका गुणा कर और इस 4 का गुणा कर दो समीकरण नंबर 2 में। जब चीज अपन ऐसा कर दिया करो तो पता चल जाता है तो कितने गुणा करना। तो समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, यानी कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कैसे गुणा, प्रत्येक पद में इधर 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 गुणा करना है। 3 को करो, 3 दिनम 27, 3 चौके 12, 3 दूनी 6,000 रुपये। समीकरण नंबर तीसरा, 2 तक तो बन गए थे, अब तीसरा समीकरण बन गया। अब चौथा समीकरण कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा करो 7, 7 चौके 28 और 4 के 12, 4 दूनी 8, समीकरण नंबर 4। अब अपन को समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करना। अब समीकरण 3 या 4 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। एक कंडीशन कुछ भी होती है, विलोपन विधि से अगर आप हल कर रहे हो तो इन समीकरणों को या तो हम जोड़ना पड़त या घटाना पड़त। कैसे पता चले कि भैया कि जोड़ना है घटाना है, आपने जिसके मान 1 से करे, किसके मान 1 से करे, y के मान, y के मान 1 से करे। अगर दोनों माइनस माइनस के हैं, अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो आपका करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो भैया कि 2 ही माइनस माइनस के हैं तो घटा दो, अगर 1 प्लस 1 माइनस को तो फिर जोड़ दो, ठीक है ना। घटाते हैं तो कैसे, नीचे की संख्या बदल जाती, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब कैसा हो गया, 28x माइनस क्यों होगा 27x प्लस क्यों, तो 28x में से 27x का तो क्या बचा माइनस को 1x, प्लस माइनस की 12 घट गए, कट गए। इस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़े इस पर, और इधर 8 की आए कुछ नहीं है, प्लस का मानेंगे तो प्लस का कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस माइनस का प्रभाव पड़े, इस प्लस का प्रभाव पड़े। तो ये प्लस की 12 ये माइनस की 12 कट गया आपकी बराबर है। क्या बचे 8,000 माइनस के 6,000 प्लस के, 8,000 में 6,000 का तो कितने बचे 2,000, कितने बचे 2,000। अभी काय के बचे माइनस की, क्या बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस से माइनस कट गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। अब क्या पूछ रहे थे वे, दोनों व्यक्तियों की आय। तो पहले व्यक्ति की आय क्या किया, पहले व्यक्ति की आय देखो जी, माँ जो आपने माने थे कहां पर, पहले व्यक्ति की आय कितनी 9x, दूसरे व्यक्ति की 7x, 9x और 7x, 9x और 7x। तो इधर मानो 9x और दूसरे व्यक्ति की आय 7x, दूसरे व्यक्ति की आय 7x। तो इधर x की वैल्यू रख देते 9 गुणे 2,000, 9 दूनी 18,000, 7 को गुणा कर दो 2,000 में, 7 दूनी 14,000, कितने हजार 14,000 रुपए। जे आंसर और आपका जी आंसर, दोनों जन की करने का ले आई, आय निकल आई। इस टाइप से आपका ये सवाल लगना था, और आपका ये कितने 6 अंक का क्वेश्चन है दोस्तों, कितने 6 अंक का। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 6 नंबर पक्के आपको मिलेंगे, क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर का। कितना सरल सवाल है, चौथे नंबर का क्वेश्चन कि 2, 3, 6, 5 एवं x का समांतर माध्य 4 है तो x का मान निकालना। ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 100% आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था, माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या।
कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। बी कह रहे समांतर माध्य कितना है, 4 है। कितना है, 4। माध्य की जगह पर रख दो 4 बराबर कुल पदों का योग मतलब 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद और 5 पद। इन सभी पदों का कर दो योग कर 2 + 3 + 6 + 5 + x बटे में कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5। तो 5 का गुणा मतलब भाग दो 5 का गुणा कर दो 5 जो के 20 जोड़ दो 6 5 11 11 3 14 14 और 2 16 प्लस में x 16 को इसे पक्षांतर कर दो कितना आ जाएगा 20 - 16 बराबर में x 20 - 16 कितना होगा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। ये आपका कब कहलाएगा आंसर कहलाएगा। इस तरीके से आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। और ये क्वेश्चन हमने आपको कई बार लगवा दिया है, आप इस सवाल को जरूर सीख ले अच्छे से। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, तो ये सवाल आपको आना चाहिए। अब देखो अगला और एक क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कौन सी 5वां क्वेश्चन, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। तो 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे आपको हम बता दें, जैसे आपके पास जे कोई एक रेखाखंड है, इसको मानो P, इसको मानो Q। P यानी कि 2,3 है और Q यानी कि 4,1 है। इसको आप कोई x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानते हैं। तो अपन को जब दूरी बताना है, ये दूरी कितनी है, या दूरी d को माना आपको निकालना। तो इसके लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, हम लिख दें दो बिंदुओं की बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। बस मानी तो रखने हैं आपको, रख दो मान। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 2। तो 4 में से 2 गए 2, 2 का वर्ग, 1 में से 3 कितने बचे -2, 2 का वर्ग। अब आप समझ सकते हो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग प्लस होता है 4 4 कितने हो गए आपके दादा 8। 8 का अपन क्या लिख सकते हैं 2 × 4 रूट के अंदर, या और तोड़ के लिख दो इसको, और तोड़ के आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 2, एक जोड़ा बन गया 2 का, तो 1 2 बाहर निकल रहा है, अंदर रूट के अंदर है 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी बराबर 2 रूट 2, कितनी आ गई 2 रूट 2। इस टाइप से आपको दो बिंदुओं के बीच की, नहीं तो फिर यहीं फंस जाओ भैया, रूट 8 को तो वर्गमूल ही नहीं निकला, क्या करें हम, ऐसा करने पाते हैं कि 2 × 2 × 2 करना है, तो 2 रूट 2 आपका आंसर रहेगा। कौन सा है, सी ऑप्शन। जल्दी जल्दी में 2 रूट 3 करना लगा दीजिए, 2 रूट 2 आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल सवाल है। कितने नंबर का था आपका ये 5 नंबर। अब कितने नंबर का रहेगा आपका 6 नंबर का था। एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन, कैसा है लॉन्ग क्वेश्चन, आपका 6 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा और 6 नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगाएंगे। द्विघात समीकरण बना करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे करेंगे, इनका हम क्या करेंगे, लासा पा लेंगे। क्या लेंगे, लासा पा। x और x - 2 का अगर हम लासा ले लें तो x × x - 2 अपन का लेंगे लासा। x से x काट देंगे, क्या बचा x - 2, x - 2 को गुणा करेंगे 1 में, तो x - 2 ये काम x - 2 माइनस लगाओ, x - 2 का भाग x - 2 में देंगे एक बार, अगर जी कट गए, x का गुणा अपन 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, बराबर में कितना रहेगा आपका 3 प्लस के x माइनस की x, ये आपकी क्या होगा कट गया, क्या बचे -2। अब आपके x का अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा x² - 2x बराबर में 3। इसका गुणा करो तो -2 3x² - 3 दूनी 6x और 2 को पक्षांतर कर दो, तो 3x² - 6x - 2 तो क्या हो जाएगा आपका प्लस के 2, आपका क्या बन गया ये बराबर में 0। अब देखो 2 × 6, 6 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो जिनका जोड़ घटाना कितना बन जाए 6 बन जाए। तो है क्या कोई ऐसा गुणनखंड,
अगर हम 2 3 6 करें 3 2 5 हो, अगर 6 कम 6 करें तो 6 में से 1 तो 5 बनना है, और 6 वाली एक जोड़े तो कितना हो रहा है 7, लेकिन अपन को चाहिए कितना है 6, लेकिन एक गुणनखंड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे देखते दो वाली बात। ज्यादा कुछ नहीं, धराचार नियम लगाने पड़े। कैसे लगा दे धराचार नियम? सबसे पहले तो समीकरण की ई एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझे सब लोग, ई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से का करने पर तुलना करने पर, का करने पर तुलना करने पर, का करने पर तुलना करें। तुलना कैसे करने पड़े या चीज समझो। अगर इधर पर एक्स स्क्वायर के साथ में ए है तो ए इधर मानो, एक्स स्क्वायर के साथ में इधर 3 है तो 3। अब 7 का मतलब क्या है? गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए। एक्स स्क्वायर गुणांक इधर कितना है? 303, यानी तुलना करना है, यानी एक्स स्क्वायर की तुलना एक्स स्क्वायर वाले पद से करना है। जैसे इधर पर एक्स के साथ में क्या है? बी, इधर एक्स के साथ में क्या है? माइनस के छह, माइनस चिन्ह जरूर लेना है, चाहे जी माइनस का रहा चाहे जी माइनस का, तो माइनस जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सी का मान कितना है? 2। अचर पद आपका सी, ए बी सी के मान निकल गया। अब अपन इधर पर क्या करेंगे भैया? श्री धराचार नियम लगाएंगे। श्री अच्छी राइटिंग से लिखेंगे, धरा अगर अच्छी से ना लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। श्री धराचार नियम द्वारा, श्री धराचार नियम द्वारा, या फिर सी लिख दो। क्या होगा? तो धराचार नियम एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये आपका धराचार नियम होता है। क्या होता है ये आपका धराचार नियम? अब कैसे? बस मान तो रखना है, रखते चलो। कैसे रखेंगे? एक्स बराबर बी का मान कितना है? माइनस के 6, तो माइनस के जो फॉर्मूला का माइनस है, प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2 बटे में 2a, 2 ए की वैल्यू 3 करें सॉल्व। एक्स बराबर माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का वर्ग करेंगे 36, 4 3 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 6। एक्स बराबर 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 में से 4 गए 2, 3 में 2 का 1 बटे में 6। अब तो भैया 12 का वर्ग में निकलता है, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं, अपन को बाहर निकालने की आदत डालना है। कैसे? देखिए 12 है, हम समझा रहे थोड़ा सा। 12 के आप ऐसे खंड तोड़ो, 2 7 12, 2 3 6, 3 कम। जब आपने रूट के अंदर 12 को तोड़ कर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 बाहर निकलेंगे, 3 अंदर रहेंगे, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 रूट 3, क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 3 बटे में 6। अब देखो, अब इधर पर भी दिक्कत है और आगे एक्स बराबर इधर 6 है, इधर 2 है, तो अपन क्या करें? 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? 3, 2 3 6, और 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? रूट 3 बटे में 6। 2 से 6 काट देंगे तो कितना आएगा? 3। अब एक्स की वैल्यू एक्स बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 3, ये आपका आंसर है। लेकिन अब यहाँ से एक दिक्कत है, क्या? आपको ये प्लस माइनस दो चीजें दिखाई देंगी, तो इधर पर अपन लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। कैसे करेंगे? एक्स बराबर जे प्लस लेंगे, पहले हम इधर प्लस 3 रूट 3 बटे में 2, एक्स की वैल्यू हो गई। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे में 3, ये क्या हो गई? एक्स की वैल्यू। जे आंसर कहलाएगा आपका, और जे आंसर कहलाएगा आपका। इस तरीके से आपको धराचार नियम लगाना सीखना है बहुत अच्छे से। देखो एक बात और समझा दें हम। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसमें धराचार नियम लगाना है? तो देखो हम बताते चल रहा है धराचार नियम कैसे लगाएंगे। पहले तो जो भी आपके पास समीकरण देंगे उसको आप सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व किया, आपका द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो हमने इसकी गुणनखंड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारा गुणनखंड नहीं टूट रहा है। जब गुणनखंड नहीं टूटते हैं तो आपको तब धराचार नियम लगाना है। जब धराचार नियम लगाएं तो
तो आपको पहले तुलना करने पड़ते हैं। इससे ax² + bx + c = 0 से ABC के मान निकालना है। फिर धराचार नियम लगाने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, x = -b ± रूट के अंदर 20 का -40 से 2। अब मान रखते जाइए, सॉल्विंग आपको आती है, सॉल्व करते जाइए। इधर पर गाड़ी आपकी फंस जाएगी। जब फंस जाएगी तो इधर पर 12 के गुणनखंड तोड़ना तो 2√3 बन जाएंगे। फिर आप इधर से फिर 2 कॉमा लिए, 2 × 6 और ±√3 बटे में 6। 2 से 6 कटेगा कितने हो गए 3 ±√3 बटे में। अब इधर पर एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेना है, यानी कि प्लस माइनस लगे, एक बार प्लस इधर ले लो और माइनस इधर ले लो अपने पास। तो 2 आपके आंसर निकल आएंगे। अगर अभी भी इधर पर अगर सॉल्विंग हो रही है तो आप और सॉल्विंग करिए, तो अगर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने कितने नंबर का सवाल लगा लिया आज? 6 नंबर का। कितने नंबर का? 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब कौन सा लगाना है आपको? 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन भी सरल है जी। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है? 2 नंबर का। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या है? बेलन आपको पता होना चाहिए। तो बेलन आपकी ऐसी होती है, देखो बता जी आपकी है बेलन। अब भी कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि जी दे रहे हैं आपको, क्या दे रहा है? इतनी चीज दे रही है बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है। इधर पर आपको दे रहा क्या? बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितने? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहे थे, इधर से निकाल लेंगे हम क्या? आर का मान। क्या निकाल लेंगे? आर का मान। ऊंचाई कितनी दे रहा है आपको? 1 सेंटीमीटर ऊंचाई दी जा रहा है। आपको आयतन निकालना है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² बराबर 154। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे 8 154। 22 का अपन भाग देंगे इसमें तो कितनी आ जाएगा? 7 बार 22 37 7 का गुणा कर देगा तो r² बराबर क्या हो जाएगा? 49। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई। आर को मान 2 है और ऊंचाई आपको क्या दे रहे हैं? ऊंचाई आपको क्या दे रहा है? 1 सेंटीमीटर। क्या दे रहा है आपको? 1 सेंटीमीटर। अब आपको इस बेलन का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? सब क्षेत्रफल नहीं, आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h क्या होता है? πr²। पाई का मान आप कितना रखेंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। कितनी आ गई? 7 गुणा 7। एच की वैल्यू कितनी है? 1। 7 से 7 कट गए, 7 का गुणा 7 दूनी 14 की 4 हाथ लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। यानी कि ये आपके पास क्या आ गया है? सेंटीमीटर क्यूब। एक आपका आंसर रहेगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है और क्षेत्रफल इस वर्ग स्क्वायर में निकलता है। या फिर ये लिखा है वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका आंसर निकलता है। तो ये पहले तो आपको आधार का क्षेत्रफल दे रहे थे, तो वहां से आपको त्रिज्या निकालनी है। ऊंचाई आपको दे रहे थे 1 सेंटीमीटर, तो आप ऊंचाई निकाल लें और फिर इसका आपका निकालेंगे आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बेलन का आयतन बराबर πr² h। तो पाई का मान 22/7 होता है, सबको पता है। आर की वैल्यू कितनी है? 7। जी निकाल लिया आपने। 7 × 7 क्योंकि आर पर 2 घात चलेंगे। एच की वैल्यू 1 गुणा करेंगे, काटेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा। अब आपका देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात करिए। ये आपकी समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी से आपको क्या करना है? 15वां पद ज्ञात करना है। तो देखो समांतर श्रेणी आपकी क्या है? 21 18 15 और डॉट 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 का 15वां पद। 15वां पद का मतलब है इधर की अपन को संख्या
इधर पर है जो 15वां पद है, जो पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला चौथा पांच, 15 पद का इधर का मान बताना है, कितनी संख्या इधर पर आई। कैसे बताएंगे? आपको समांतर श्रेणी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसको कहते हैं अपन लोग का ए बराबर है आपका 21, ठीक है ना। हम इसका मान चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए? सारवांतर डी का मान। तो हम क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, 18 में से 21 आप माइनस कर देंगे, तो आपका सारवांतर क्या निकलेगा? 18 से 19 20 21 माइनस के 3, कितना? माइनस के 3 जी, आपका सारवांतर निकल आया। और अब आपको क्या करना? 15वां पद ज्ञात करना। 15वां पद यानी कि n की वैल्यू तो आपकी 15 है, क्या है आपकी? n की वैल्यू 15 है, a की वैल्यू 21 है, b की वैल्यू -3। अब बस समांतर श्रेणी का फॉर्मूला बताना है। समांतर श्रेणी ए एन 15 पद के नाम है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब आपको क्या रखना है? एन का मान रखना है 15, रखो 15, ए 15 मतलब है 15वां पद, ए मतलब प्रथम पद यानी कि 21, एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 15 -1 और इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? -3 बराबर 21। 15 में से एक बचो, कितने बचे? 14 -3, सॉरी इधर प्लस है, क्या है इधर पर? प्लस। तो प्लस है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 21 प्लस का बड़ा माइनस करेंगे, -14 42, 42 में से 21 का तो कितने बचे? 1 और 21 माइनस 21, तो ए 15 बराबर 21 माइनस ए 15 बराबर माइनस के 21, ये आपका आंसर रहेगा माइनस के 21। तो माइनस के 21 कहाँ पर है आपके? ए है, क्या है? 8वां क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 21 18 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले आप श्रेणी लिख लीजिए, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी से आप प्रथम पद निकालिए, सारवांतर निकालिए और आंसर मतलब क्या पूछ रहा है? 15वां पद का मान पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू आपको दे रहा है, इधर 15वां पद कितना आएगा? -21 आएगा, ठीक है ना। तो आपका समांतर श्रेणी का फॉर्मूला ये है, आपको याद होना चाहिए समांतर श्रेणी का फॉर्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये आपका फॉर्मूला है। और समांतर श्रेणी के योगफल का भी फॉर्मूला एस एन का भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको एस एन का भी फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब देखो ये 8वें नंबर का क्वेश्चन, जे निर्देशांक ज्यामिति से, कितना कहां से है? निर्देशांक ज्यामिति से आपका एक क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है आपका? वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए और बी की जो है वृत्त की त्रिज्या तक केंद्र के निर्देशांक याद करो दादा। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 6 अंक का है, लेकिन आपका कितने अंक का रहेगा? आपका ये 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें हम देखेंगे, ये 8वें नंबर का क्वेश्चन तो हो गया था, अब अपना ये 9 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 9 नंबर डालेंगे। तो वृत्त के व्यास ए बी के सिरे, पहले तो हम वृत्त का इधर बना लो, वृत्त इस साइड आपके पास वृत्त जी, आपका वृत्त इधर से हमने एक ऐसा व्यास खींचा जो केंद्र से होकर के जाएगा, वो क्या लाएगा? आपका वृत्त का व्यास। इस वृत्त के व्यास के आपके क्या है? ए और बी जो क्या है? 2 सिरे हैं, और ए के निर्देशांक आपको दे रहा है -2, -7, और बी के निर्देशांक दे रहा है 1, -11, 1, -11। ये आपके ए और बी की क्या है? निर्देशांक है। क्या है ये? आपके ए और बी के निर्देशांक हैं। वृत्त की त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, केंद्र से परिधि तक की दूरी समझने की कोशिश करना थोड़ी। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है,
ठीक है ना। और जी वाली भी केंद्र से, ये यार, केंद्र से परिधि तक की दूरी जी भी आपकी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जी त्रिज्या कहलाएगी और जी भी त्रिज्या कहलाएगी। अब जब त्रिज्या त्रिज्या कहलाती हैं तो मतलब जा वाली दूरी और जी वाली दूरी का है अपनी बराबर है। इधर पर हम क्या मान लेंगे, वृत्त का केंद्र O। तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, बिंदु O, बिंदु O रेखाखंड, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। क्या है आपका, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हमें इसके निर्देशांक चाहिए, क्योंकि भी कह रहा वृत्त की त्रिज्या निकालो और इस केंद्र के निर्देशांक निकालो। तो बिंदु O के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, ए बी का मध्य बिंदु है ना O, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ए के निर्देशांक कितने हैं आपके, -2, -7, -2, और b के निर्देशांक है 1, -11। इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। अब यहाँ पर अपना क्या है, बिंदु O के निर्देशांक निकालना है। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंदु O मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O के निर्देशांक, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। क्या होता है मध्य बिंदु O के निर्देशांक का फॉर्मूला, x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2, x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। ये आपके क्या है, मध्य बिंदु O के निर्देशांक है। मध्य बिंदु O के निर्देशांक है, आपको मान रखना x1 की वैल्यू कितनी है, -2, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू +1 बटे में 2 और y1 की वैल्यू -7 और y2 की वैल्यू -11 बटे में 2। अब इसको आपको थोड़ा सॉल्व करते हुए चलना है। -2 में से 1 गया तो -1 बटे में 2 और -11 माइनस के साथ कितने होगा, -18 बटे में 2, 2 9 18। अब -1 बटे 2 और -9, ये आपके क्या निकल आए हैं, मध्य बिंदु O के निर्देशांक। मध्य बिंदु O के निर्देशांक हैं कितना, -1 बटे 2, -1 बटे 2, -9, ये आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक। लेकिन अब वो क्या रहते, त्रिज्या भी ज्ञात करें, मतलब त्रिज्या का क्या रहते हैं, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। त्रिज्या का मतलब क्या है, इधर से लेकर के इधर तक की दूरी बताना, जा क्या बताना, जा दूरी। तो बस ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकला है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। अपन लिख दो वृत्त की त्रिज्या OB के, पहले तो O के निर्देशांक लिखो जाता, इधर पर हम कर सकते हैं बगल में। वृत्त की त्रिज्या O के निर्देशांक कितने हैं, O बराबर है -1 बटे 2 -3 और B के निर्देशांक 1, -11। इधर पर हम यहाँ पर लिखेंगे काय के निर्देशांक हैं आपके, B के निर्देशांक। तो B बराबर 1, -11, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लो। अब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या OB के निर्देशांक, OB के निर्देशांक, वृत्त की त्रिज्या OB के निर्देशांक, सॉरी निर्देशांक नहीं बताना, दूरी बताना है। वृत्त की त्रिज्या OB की दूरी, OB की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला सबको पता है, D बराबर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस इसमें आपको मान रखते जाना है और d का मान निकाल लेना है, यानी कि OB की बीच की दूरी। तो d की जगह पर हम रखेंगे OB रूट के अंदर। x2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू है माइनस की 1/2, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस y2 की वैल्यू माइनस की 11 और y1 की वैल्यू माइनस की 9 से प्लस की 9, इसका वर्ग बराबर रूट के अंदर। इसके नीचे एक मान लो भिन्न सॉल्व करके 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस की 11 में से प्लस की 9 का तो कितने बचे 2 माइनस की, इसका वर्ग। तो 2 और 1 3 बटे में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और आगे देखेंगे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 प्लस के 4 बटे में 4 आपने कर लिए लास्ट 4 से 4 कट गए, 1 का भाग 4 4 चौके 16 16 9 कितने हो गया 25 बटे में 2 वर्गमूल। 25 का अपन ने वर्गमूल निकाला कितना का 5/2, तो 5/2 या फिर 2.5 भी लिख सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या क्या निकल आई अपने पास 5/2, जो आपकी दूरी यानी कि वृत्त की त्रिज्या, या फिर अपन 2.5 मान सकते हैं, 2.5 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले वृत्त का केंद्र की बिंदु निकालना, वो बिंदु क्या कहलाता है मध्य बिंदु कहलाता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला लगाया तो अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाले, तो मध्य बिंदु के निकाल लिए। अब आपको दूरी चाहिए या त्रिज्या चाहिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपने फॉर्मूला लगाया तो आपका क्या आ गया 5 सॉरी इधर पर 2 की जगह पर 4 करना है जी। जब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और 25 का कितना होता है 5। तो इस तरीके से आपने क्या किया है 9 नंबर का सवाल आपने लगा लिया, तो 6 अंक का है। अब देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, और ये भी आपका सरल क्वेश्चन है, इसका सरलतम रूप करना है, कुछ नहीं है। तो ऊपर भी फॉर्मूला बन रहा है और नीचे भी देखो ऊपर क्या चल रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे हैं जी। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे तो अपन 4 को क्या लिख सकते 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग तो आपका है ही, और नीचे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको मानो a, इसको मानो b, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, और नीचे x प्लस 2 लिखे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक बार लिख दो x प्लस 2 का और एक बार लिख दो x प्लस 2, मतलब क्या निकला। इधर पर हमने x माइनस 2 लिखा है, तो इसमें कुछ नहीं है, हम आगे पीछे इसका हम कर सकते हैं। इसको हमने इसको काट दिया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, क्या बचा आपका x माइनस 2 बटे में x प्लस 2। ऑप्शन मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, x माइनस 2 ऊपर बचा और नीचे बचा अपने पास का x प्लस 2, ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जी। आपका x माइनस 2 बटे में x प्लस 2 आपका बचा है। ठीक 10 सवाल हो गए। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन जी बार बार आ रहा है, बार बार यानी कि समांतर माध्य निकालने के लिए। इसमें है आपका k का मान, क्या है आपका k का मान निकालने के लिए। तो k का मान हमने आपको पहले भी निकलवा दिए हैं, कहीं कहीं पर k का मान आ जाएगा, कहीं पर p का मान निकालने के लिए आएगा, तो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस सारणी को पहले तो हम कहाँ करेंगे खड़े में बनाएंगे इस तरीके से। इसमें वर्ग अंतराल नहीं दे रहा है हमें, जब वर्ग अंतराल नहीं दे रहा सीधा f और x का मान दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सीधे डायरेक्ट करो 5 15 25 35 45 25 35 45, f की वैल्यू 6 4 3 के 2। तो इस तरीके से आपका f x की सारणी दे रहे हैं, इधर पर f इंटू x की सारणी बनाएंगे। तो f इंटू एक्स की सारणी कैसे बनाते हैं, इनका हम क्या करते जाते हैं गुणा, 6 पंचे 30
15 चौको 60, 25 3 75, 35 की एकम 35 की और 45 दूनी 90। अब हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जब हम एफ वाली सारणी को जोड़ेंगे तो अपना ये मान निकलता है सिग्मा एफ का। कैसे? के, तो के प्लस, अब इनको जोड़ो, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 14 15, जी सिग्मा एफ का मान निकला। जब आप एफ इंटू एक्स की मान को आप जोड़ करके लेंगे तो सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर 35 के प्लस, इनको जोड़ देंगे, 0 0 5 रहेगा। यानी इस वाले पद को नहीं जोड़ते, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। तो अपने पास कितने आ गया? 5। इनको जोड़ो, 7 3 10, 10 6 16, 16 और 9 16 से 16 9 25, हो गया आपके 25 हो गया। तो 255 एक बार और जोड़ लो, कहीं गलत ना हो गया हो। तो 6 3 9 9 9 18 19 20 5 25, ठीक है। अब जी आपके पास सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर माध्य आपको दे रहे हैं तो आपको के का मान निकालना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपका? कौन सा? अभी हमने बताया था। तो समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं लगना है, यहाँ पर तो लगना है कौन सा? सारणी वाला। सारणी सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ, यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला लगेगा। तो समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य है आपका क्या? 21.5 जी दे रहे हैं आपको, दे रहा है 21.5 आपको दे रहे हैं। तो आप समांतर माध्य की जगह बता रखिए 21.5, 21.5 बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 35 के प्लस 255 बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? के प्लस 15। अब बहुत सारे बच्चे परेशान रहे, क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को शांति से सॉल्व करना है बस। इसको कोष्टक के अंदर बंद करो, इसका गुणा करो। तो 21 के प्लस 15 बराबर 35 के प्लस में 225। अब कैसे करेंगे हम? इसका अंदर गुणा करेंगे तो 21.5 के इसका गुणा इसमें करेंगे 15.75 की 5 हाथ लगेंगे 7, 15 और 7 15, 22 की 2 हाथ लगेंगे 2, 15 दूनी 30 से 31 32, यानी 32 25 अगर एक अंक का पॉइंट लगा तो एक अंक का इधर पॉइंट लगाएंगे बराबर 35 के प्लस में 255। कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन इस साइड पक्षांतर कर देंगे और इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ठीक है ना। तो 322.5 माइनस के 255 बराबर 35 के माइनस के 21.5 इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पर 322.5 में से 255 घटाना है। देखो कैसे घटाएंगे हम बताएंगे। यहाँ पर रफ पर करो 322.5, इसमें तो दशमलव लगाने कोई दिक्कत नहीं, दशमलव जीरो बढ़ा लो। इस साइड कितने हैं? 55। 255.0 को मतलब होता है 255 है, ठीक है ना। उसका कोई अर्थ नहीं है, जीरो लगा दो। 5 का करना घटाना है आपको। तो 5 के 5, 2 में से 5 घटे 12 में से 5 गए कितने बचे? 7, कितने बचे? 11। तो वहां से ले लो, तो 11 में से 5 गए कितने बचे? 6। इधर एक में से एक होगा जो कछ नहीं, यानी आपका 67.5 67.5। इसी तरीके से यहाँ पर घटाना पड़ेगा, यानी कि 35 में से घटा दो 21.5। अब इधर पर दिक्कत रहेगी क्योंकि इस पॉइंट के बाद जीरो बढ़ा दिया। जीरो में से 5 घटाने हैं अपन को, तो इधर से हाथ से लेना पड़ा। 10 में से 5 गए 5, इधर कितने हुए? 4, 4 में से 3, 3 में से 1, यानी कि 13.5 13.5 और कितना आ गया?
इसका आपको क्या देना है, भाग, क्या देना है, भाग। बस सवाल को सही करो, आपका आंसर 101% सही है। 67.5 बटी में 13 बराबर की पॉइंट से पॉइंट काट दो। अब आप काट सकते हैं इसको, कितने से काटेंगे हम, 5 की पहाड़ी से पहले 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 × 15, 5 25। अब और कितने से कट रहा है, 3 की पहाड़ी से कट रहा है क्या ये, 3 चौके 12, 13, हाँ दिनम 27, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 बचे 15, 9 पना 45, 5 बार। तो भैया यहाँ पर अपने पास के का मान कितना आ गया, 5। अब यहाँ पर कोई को भाग देने में दिक्कत रहेगी, कोई को कुछ करने में दिक्कत, जी आपका क्या है, ये रफ्तार है, जी आपका रफ्तार है, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एक के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। कुछ नहीं करना है, ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस पॉइंट था, पॉइंट में दिक्कत है बहुत सारे बच्चों को कि यदि हमारा पॉइंट में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग 100% गलती करोगे। तो गलती ना हो, इस सवाल को आप बार बार लगाएं। और ये सवाल आपका कितने नंबर का है, अगर पेपर में आएगा तो ये आपका रहेगा 4 अंक का, कितने अंक का, 4 अंक का, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन कितना लगाया, आपने 11 नंबर का दोस्तों, 11 नंबर का। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों का योगफल 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि अगर हमने पहला पासा फेंका, हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, यानी कि पहला पासा। तो अगर हम दूसरा पासा फेंकें तब भी यही कंडीशन बने, हो सकता है 1 सतह या 2 3 4 5 6, आप समझ सकते हैं क्या। अगर हम कोई भी पासा फेंकते हैं तो उसकी 6 सतह होती हैं और 6 में से कोई सी भी एक सतह आपके सामने आ सकती है। अब भी कह रहे हैं अगर हम मतलब पहला पासा और दूसरा पासा अगर हम एक साथ में फेंकें तो 7 आने को, मतलब दोनों पासों की संख्याओं के 7 आने की प्रायिकता बताओ। 7 कब कब आ सकता, तो सबसे पहली बात तो कुल आपको क्या निकालने पड़े, परिणाम। तो कुल परिणाम क्या होते हैं, जांचिए, कुल जब आप 2 पासा फेंको, सतहें कितनी होती है, 6, तो 6 6 36, तो 36 सतहें निकलेगी कुल परिणाम में। अब लेकिन 7 युग बनेगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पासों को फेंकने पर, दोनों पासों को फेंकने पर योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। तो ये कितने परिणाम बनना है, देखते हैं। अनुकूल परिणाम कितने परिणाम बनेंगे आपके, देखो हम दिखा रहे हैं आपको। एक तो आप 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 बन जाएंगे, कितने, 1 और 6 को जोड़ो तो 7 बन जाएंगे। और आप 7 और 1 को, सॉरी 6, अभी 1 6 को जोड़ा, अब 6 और 1 भी तो आ सकता है, यानी पहला पासा की सतह 1, दूसरे पासा की सतह 6 हो सकता है, पहले 5 की सतह 6, दूसरे 5 सतह 1 है, ऐसा भी तो हो सकता है। एक हो सकता है 4 और 3, कौन सा, 4 और 3, यानी 4 और 3 भी, और 3 और 4, यानी कहने का अर्थ है 3,4 और 4,3, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, 7 बनाने हैं। अब हो सकता है एक अपने पास कौन सा, 7 सतह बनाना है अपने 7, तो 7 बनाना है, तो ये 5 और 2 हो सकता है, और 2 और 5 हो सकता है, बन नहीं सकता है कि नहीं बनना, 5 और 2,
5 और 2 और 2 और 5, यानी कि कितने परिणाम बन गए? 1 2 3 4 5 6 परिणाम बन गए। आप कितने परिणाम हो गए? 6 परिणाम। कितने परिणाम? 6 परिणाम। अब यहाँ पर आपको प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता बराबर पता होना चाहिए। प्रायिकता, एक क्वेश्चन 100% आना है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। आपको ये सवाल जरूर पेपर में आना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 6 और कुल परिणाम होगा 36। 6 एकम 6, 6 छाम 36, 1/6 आंसर। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। 1/6 आंसर मैच कर रहा कि नहीं? हाँ, 1/6 आपका क्या है? ये आंसर रहेगा। कौन सा? 1/6। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन को लगाएंगे। कौन सा? 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपके डेली ना के क्वेश्चन चल रहा है मोस्ट टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आना ही है। कौन से नंबर का क्वेश्चन? 12 हुआ है। और देखो 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो x की वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पर लगाते हैं, 9 एकम 9, x² + 5 के गुणा 1 में करेंगे तो x² + 5 एकम x² + 5, 5 को सेट लाएंगे तो 9 - 5 बराबर क्या होगा? x²। वर्ग इधर बचेगा, वर्ग हटाएंगे तो क्या आएगा? इस पर रूट। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो x बराबर ±2। ध्यान रखना, जब रूट से बाहर निकलते तो प्लस माइनस की संख्या ही आती है बाहर। क्या आती है? प्लस माइनस की। नहीं तो हम जब चाहे क्या करते हैं, रूट से बाहर तो 2 आंसर आ रहे हैं। लेकिन जी चीज याद रखना, प्लस माइनस की जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहे उधर प्लस माइनस जरूर लगा करते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का देखो दादा, 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 पे था 14 नंबर। 13 और जी हो गया आपका क्या? 14 नंबर। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर² है तो गोले का आयतन क्या है? देखो गोला कह रहे हैं, गोला यानी कि गोल 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है। और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ बराबर का है 36 पाई है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4 पाई r² होता है ना। तो पाई से आप पाई काट दो तो 4 9 36 कर लो, तो r² बराबर कितना आ जाएगा? 9। वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? √9। 9 की वैल्यू 3 3 9, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब गोले का आयतन, क्या? गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाओ आप, क्योंकि आयतन निकालना है। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 और पाई की वैल्यू पाई रखें, आर की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 3 3 3 बार, क्यों? आर पर कितनी घातें हैं आपकी? 3 घातें हैं। तो 1 3 से आपका 1 3 कट जाएगा, 3 3 का 9, 9 चौके 36 पर। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं, क्या भैया पाई को मान काहे नहीं रखो? तुम्हें कैसे पता? तुम तो सवाल अपन देख के आई गई ऐसा लग रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पाई का मान हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रखना है कि नहीं रखना है। और एक चीज और होती है, हम पाई का मान अगर हम 22/7 रख रहे हैं, ठीक है ना, तो 7 से का ऊपर की कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही है। जब नहीं कट रही है तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे। तो हमें कैसे पता चल जाता है? ना कि हम देख के आगे सवाल लगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने 14 क्वेश्चन लगा लिए। और देखें अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का। देखो कितना बड़ा बड़ा सा दिखेगा, ऐसे ही आएगा आपके पेपर में, इतनी बड़ा बड़ा सा एक ही क्वेश्चन दे गई आप
पागल हो जाओगे। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं होता है, 90 प्लस या 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला आपका चलता है इसमें, और इसका आंसर हमेशा तुक्काबाजी चलाना एक आता है। क्या आता है? एक। बस बशर्ते इतना कर लेना है कि इन दोनों का योग 90 आ जाए, इन दोनों का योग 90 आ गया, समझ लो को आंसर एक है। क्या है? एक है। बस जो तुक्काबाजी वाला सवाल है, ठीक है ना। लेकिन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। साइन 15 को अपन क्या लिखेंगे? साइन 15 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 75। कितना लिखेंगे? 90 माइनस 75, और बटे में cos 75 तो रहेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? 90 माइनस थीटा बराबर होता है दादा cos थीटा। तो cos 75 बटे में cos 75, तो cos 75 से cos 75 काट दो तो कितना आएगा? एक आंसर। कितना आएगा आपका? एक आंसर। कितना आएगा? एक आएगा। तुक्का लगा दो या सॉल्व कर लो। देखो माइनस भी दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाए कि अरे माइनस प्लस, हमारा आंसर कभी सही निकलते ही नहीं है, तो प्लस में लगा कर माइनस में लगा, नहीं ऐसा नहीं है, अपना एक ही आंसर सही निकलेगा। ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन आपके लगे क्या और हैं, देख लें थोड़ा भैया। अब नहीं है, 15 क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है और आपने सवालों को लगाया है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे सवाल समझ रहे होंगे और वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं की हो तो, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए, और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से टॉप लेवल पर आप पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के साथ।